हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी लोग। तो गाइस थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है जिसके वजह से कि ये जो वीडियो है आपका प्रीमियर होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम बिगिन करने वाले हैं। हाँ जी, सो हम यहाँ पर बिगिन करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और ह्यूमन रिप्रोडक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आने वाले फर्दर सेशंस के अंदर गाइस। ओके, तो होप कि गाइस आप लोग एकदम रेडी हो गए रहोगे। एनसीईआरटी खोल लीजिए सभी लोग, और सारे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको मार्क डाउन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सभी को प्यारा भरा गुड वाला इवनिंग गाइस, गुड वाला इवनिंग। और जब ये प्रीमियर होगा तो गाइस मैं भी देखूंगा, बिकॉज देखते हैं कि ड्यूरिंग यूट्यूब हमारा बहुत सा सेशंस लैग हो जाता है। सो लैग ना हो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, है ना। सो एक दो दिन का जो सेशंस होगा वो ऐसे आप लोगों को पब्लिश होकर मिलेगा। सो होप सो कि आप लोग एकदम रेडी रहोगे। एकदम रेडी हो गए हैं? यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी लोग। हाँ जी, चलिए। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता होगा जैसे बहुत सी जो बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर क्या होता है कि पहले अबॉर्शन हुआ करता था, फीमेल्स के अबॉर्शन करवा दिया जाता था। लाइक अगर हम कैसे बात करेंगे, अगर इसको समझना होगा तो बड़ा क्लियरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जिसे हम लोग एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं जी। जहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, हाँ जी, अगर जेंडर अगर हमें पता लगा कि फीमेल है तो क्या करते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। तो ये सभी से कैसा बचा जाए, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाई हैं, ये हम इस चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी। सो होप कि आप लोग एकदम रेडी हो गए रहोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस ऑसम सेशन को बिगिन करते हैं। और आज का ये पार्ट 1 क्लास होगा, ये ज़्यादा नहीं है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही खत्म हो जाएगा क्लास। ओके जी, चलिए जी। सो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम देखेंगे, सो वी हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा जी, जहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हमने स्टडी किया था जी। और साथ साथ में इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या होते हैं कि गैमेट का प्रोडक्शन जी। इनका मेन काम क्या होता है कि ये भी गैमेट बनाए, गैमेट का प्रोडक्शन इज अ मेन फंक्शन। Isn't it guys? Okay, so now let's discuss a closely related topic, reproductive health. हाँ जी, अब देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि ये चैप्टर क्या है जी। देखिए, the term simply refers to the healthy reproductive organ with the normal functions जी। For example guys, हम ये समझ सकते हैं अगर रिप्रोडक्टिव अगर ऑर्गन अगर हेल्दी रहेंगे तभी जाके क्या करेगा, वो फंक्शन कर सकता है, तभी जाके वो गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। अगर जैसे हम समझने जाएं, सो मेल के अंदर क्या आपका स्पर्म बन रहा है गाइस, हाँ जी, और फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, ओवा बन रहा है। गेटिंग इट? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हाँ जी, हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स अ इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑल्सो जी। ओके, हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखने वाले हैं कि ऑर्गन्स कैसे मेरे पास प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक मेन एस्पेक्ट जो है वो है इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि आपको एमटीपी का मैंने एग्जांपल दिया, ये एक सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करेगी। इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या होता है, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी, ओके, ये आपके इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में बात करेगी। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि 3 महीने का बच्चा है वो गिर गया, इसका मतलब क्या है, ये कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, ये क्यों हो रहा है, इन सभी को हम लोग बड़ी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हमारे इस कंसिडरेशन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं जी। सो अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करते हैं WHO के पर्सपेक्टिव से, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है जी। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शंस। अब देखिए, टोटल वेलबींग क्या होता है, What do you mean by total well-being? अगर हम बात करते हैं टोटल वेलबींग के बारे में, सो एक पेशेंट या एक इंसान जो कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली एक्टिव रहे,
हेल्दी रहे उसे ही हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, या तो हम लोग सिंपल से ये कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म फिट है जी। क्या क्या कौन कौन सा एस्पेक्ट है? तो पहला है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल, थर्ड है बिहेवियरल एंड फोर्थ है सोशल जी। हाँ जी, देयर फॉर अ सोसाइटी विद द पीपल हैविंग द फिजिकली एंड द फंक्शनल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरैक्शन अमॉन्ग देम इन ऑल दी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। हाँ जी, इसी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हम कहते हैं जी, जो कि आपके पास फिजिकली भी फिट हो, इमोशनली भी फिट हो। जैसे कि हम देखते हैं ना डिप्रेशन भी एक मेन ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कि बहुत से जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में डिले होता है जी। हाँ जी, या एल्कोहलिज्म हो गया। तो बिहेवियरल चेंजेस और सोशल इम्पैक्ट गाइस, एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है ना कि जैसे कि रिप्रोडक्शन के अगर केस में अगर हम बात कर रहे हैं, सो बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ओके, बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है, ये एक सोशल स्टिग्मा। तो सोशली भी फिट होना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जी। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर स्ट्रैटेजीज जी। आइए जी, इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान गाइज। यहां से ना सवाल बनता है जी, नीट में सवाल बनता है, चाइना दिया रहेगा, यूएसए दिया रहेगा, रशिया दिया रहेगा और इंडिया दिया रहेगा जी। सो इंडिया पहली वो कंट्री है जिसने एक एक्शन प्लान जनरेट किया था, बनाया था, जिससे कि हम लोग क्या करें, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कंट्रोल कर पाए जी। ओके, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, isn't it? ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ फैमिली प्लानिंग जी। हाँ जी, गवर्नमेंट ने कौन सी प्लान को इनिशिएट किया जी? हाँ जी, तो वो थी तुम्हारी पास फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी पॉइंट ये आती है कि ये इनिशिएट कब हुई है जी? वेयर इनिशिएटेड इन 1951 एंड वेयर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। अब क्या किया गया ना, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाया गया है। ओके, समय के हिसाब से, समय को देखते हुए जो चेंज पॉसिबल है वो चेंज लाया गया जी। एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग द वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली ऑपरेशन अंडर दी पॉपुलर नेम। अब जो ये फैमिली प्लानिंग है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट का एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जी। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो आपको आरसीएच में काम करने का मौका मिलेगा जी। तो जो आपका फैमिली प्लानिंग, ये जो प्रोग्राम है, अब वो कौन से अंडर में आता है जी? ये आता है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पैराग्राफ से बड़े सवाल बनते हैं कि इंडिया पहली कंट्री थी जिसने एक एक्शन प्लान जनरेट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, कब इनिशिएट किया? तो 1951 में सर जी इनिशिएट किया जी। अब बाद में ये चेंज हो गया, अभी करंटली ये कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है? तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर आता है जी। क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग द facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under this program जी। इनका मेन काम क्या है जी? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ना आपको लिखना पड़ेगा जी। सबसे पहली बात, जैसे कि आपको पता है कि जो गांव खेड़े इलाके में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉपरली पता नहीं होता है कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है, किस तरीके से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स, जैसे कि जो उधर की फीमेल्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, तो उन्हें वो ये करते, एजुकेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी पॉसिबल, जो भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएट की जाती है, वो लोगों तक पहुंचाने का भी काम जो होता है वो आरसीएच का ही होता है जी। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पैराग्राफ। अब जैसे कि अगर हम देखेंगे कि आरसीएच हाउ फंक्शंस, आरसीएच काम कैसे करता है जी। सो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड द प्रिंट मीडियाज, अगर आप देखोगे गाइस, जैसे कि अगर हम
दूरदर्शन न्यूज़ चैनल देखेंगे तो हर संडे को 2 बजे ना आरसीएच का प्रोग्राम आता है जी। सो ऑडियो विजुअल माध्यम द्वारा ये बताया जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कैसे यूज़ किया जाए, हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए, जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ना उससे हम लोग बच पाएंगे जी। और प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स में छपाया जाता है कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोलियो का वैक्सीनेशन देना हो, सो डेट और ये सब जो होता है प्रॉपरली वो प्रिंट मीडिया में प्रिंट किया जाता है जी। हाँ जी, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन governmental agencies have taken the various steps to create the awareness among the people about the reproductions related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role इन द डिसमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन जी। अब देखिए जी, सिर्फ ये गवर्नमेंट का ही ये काम नहीं बनता है जी, हम जो एजुकेटेड पीपल्स हैं इनका भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि वो लोगों को एजुकेट करे रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव जैसे कि कैसे देखो सबसे मेन एस्पेक्ट ये है ना कि भाई देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में ना। आपको मैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स बार बार ये टर्म को यूज करूंगा। मेन एस्पेक्ट क्या होता है, क्योंकि अक्सर बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नाम सुन के लोग शर्मा जाते हैं। ये शर्माने की बात नहीं है, आप डॉक्टर्स बनने वाले हो, आगे चल के फ्यूचर में आप ऐसे बहुत से केसेस देखोगे जहां पर क्या होता है कि आप खुद पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव आप खुद प्रेस्क्राइब कर रहे हो। तो हमें बेसिकली एजुकेट करना होता है कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, पीरियड्स को कैसे कंट्रोल करना है जी, मेल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, फीमेल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है जी। अगर फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल अगर प्रेगनेंसी अगर हो गया है जी तो उसे क्या टर्मिनेट करना है या प्रिवेंट करना है या कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये सारे जो भी एजुकेटेड लोग हैं ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ये लोगों को एजुकेट करें जिनको नहीं पता इन सभी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन गाइस। हाँ जी, अब देखिए जी, अगर आपको पता होगा जो स्कूल्स में क्लास 10th और 9th में सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी होती है। बहुत ही कम टीचर्स है हमारे कंट्री में जो कि ये सेक्स एजुकेशन को प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर पाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि नहीं वो ऊपर से उस चैप्टर को निकाल लेते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें अगर पता है, बिकॉज इससे हमारा और सोसाइटी का दोनों का बेनिफिट होगा जी। सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड अ राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज द चिल्ड्रन from believing in the myths and having the misconceptions about the sex related aspects जी। यूजुअली आपको पता होगा जब मतलब लाइक आफ्टर द एज ऑफ 15 और 16 ईयर जब हम सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सी अफवाहें रहती हैं कि जैसे कि अगर एक बहुत ही फेमस अगर हम अफवाह के बारे में बात करेंगे तो ये कहते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे हो लाइक एक प्रॉपर्ली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो तो उसमें 100% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगा जी। तो लाइक एक ये सबसे बड़ा मिथ है। लाइक अगर हम बात करेंगे मेल्स में कॉन्डम्स हो गया, फीमेल कॉन्डम्स, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो आपका प्रेगनेंसी कंफर्म है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर रहा है तब ये होता है जी। तो ऐसे बहुत से मिथ्स और ये मिसकंसेप्शंस रहते हैं लोगों के अमाउंट, और ये टीचर्स का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जो मिसकंसेप्शंस है वो बच्चों का दूर किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना इससे बहुत सी गलतियां से हम बच सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence and related the changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life जी। अभी आपको पता है कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के बीच में ना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है जी। उस समय अगर आपको समझाता तो आप एकदम भड़क जाते हो, क्यों? क्योंकि अगर कोई समझाएगा तो आप समझोगे नहीं उस समय, है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और इस समय जो हमारा मूड स्विंग कंटिन्यूसली होते रहता है, अलग अलग मन में ख्यालें आने लगती हैं। तो ये सभी को एक मतलब एक जैसे कि जो एडुकेटेड पर्सन है या डॉक्टर है या चाहे अगर, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पर बहुत से जो बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और ये स्टेज को अगर हमने अच्छे से टैकल कर लिया तो आगे की जो लाइफ होती है वो प्रॉपर्ली एकदम बैलेंस्ड होके चलती है जी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एडुकेटिंग अ पीपल especially of fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options जी। Okay, care of pregnant mothers जी, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female childs, would address the importance of the bringing of the socially conscious healthy families,
ऑफ अ डिजायर्ड साइज जी गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जी, लोगों को एजुकेट करना। अब क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिजिंग, ओके, अब व्हेन द फीमेल बिकम्स अ प्रेग्नेंट, लाइक अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वो प्रेगनेंसी के समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जी। प्रेगनेंसी के बाद जैसे कि जब ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेज आता है तो खाने में क्या क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो माँ खाती है वही इन द फॉर्म ऑफ मिल्क बेबी के पास जा रहा है जी, है ना। एक जैसे कि एक बहुत ही एक फेमस ये हम लोग मतलब मेडिसिन में हम पढ़ते हैं कि अगर ये बोला जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर माँ जो है बहुत ज़्यादा तेल मसाला खा रही है व्हेन लाइक वो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज पर है तो जो बेबी होगा उसको डायरिया हो जाता है जी, वो कंटिन्यूसली लाइक उसका स्टूल एकदम वाटरी फ्लूइड में पास होने लगेगा। सो ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है जी, ओके, कि प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या पोस्ट नेटल केयर हमें लेना चाहिए जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या हमारे पास लाइक मतलब मेजर्स को उठाना चाहिए जिससे कि मतलब बेबी को इफेक्ट ना हो जी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जी, ओके, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं ना कि एक नारा दिया गया हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, तो ये लाइक एक दिया गया है लेकिन ये फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं हो पाता है। या फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए हमें, ओके। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू uncontrolled population growth, social evils like the sex abuse and the sex related crime, जैसे कि रेप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, need to create to enable a people to think and take up the necessary steps to prevent them and thereby builds up the socially responsible and healthy society guys। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, अगर हम दूसरों को एजुकेट करेंगे तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकेंगे। अब गाइज अगर हम बात करते हैं ऐसे बहुत से क्राइम्स जो हैं वो सेक्सुअली रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जी, जहाँ पर क्या होता है वो स्मॉल इंस्टेंस के लिए वो मतलब कहते हैं ना कि लैक ऑफ एजुकेशन, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दूसरों को एडुकेट करें जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, सो दैट कि ये क्राइम से हम बच पाएँ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ requires strong infrastructural facilities, professionals expertise and material support guys। अगर हम बात करेंगे तो अगर इतनी बड़ी एक्शन प्लान पूरी कंट्री में लाइक इनिशिएट करना है तो बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता होगा ANM और GNM आशा वर्कर्स, जिनको ये बताया जाता है कि इनका मेन काम ही क्या होता है, घर घर में घूम के ये पता करना कि भाई कौन प्रेग्नेंट है कौन प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो 9 महीने पूरा केयर करना, क्या क्या लाइक कौन कौन सी दवाइयाँ समय समय पर देनी है, विटामिन्स कैल्शियम समय समय पर सप्लाई करवाना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेगनेंसी के बाद बेबी का ग्रोथ हो के पोलियो वैक्सीनेशन देना, ये सभी भी एक आशा वर्कर का ही काम होता है जी। तो ये जो सारा होता है एक स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए, ओके, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो कि इसके बारे में जानते होंगे, तभी जाके क्या होगा कि हम जो है पॉपुलेशंस को अंडर कंट्रोल में ला पाएंगे जी, ओके। दिस आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू अ पीपल in reproductions related problems like the pregnancy, deliveries, STDs, abortions, contraceptions, menstruational problem। हाँ जी, चलिए जी, infertility, implementation of the better techniques and the new strategies from time to time are also required to provide the more efficient care and the assistance to the people जी। हाँ जी, statutory ban on the amniocentesis फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आपको पता होगा कि ऐसा पीरियड आया था हमारे कंट्री में जहाँ पर अमीनो जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब अगर जेंडर फीमेल है अबॉर्शन करो, MTP करो, ख़त्म करो। हाँ जी, तो अभी पूरा एक एक्ट रेडी कर दिया गया सो दैट कि हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो ये प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली बैन किया गया है अभी। टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ द फीमेल पिटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस are some program that merit the mention in this connection जी। in amniocentesis some of the amniotic fluid, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अंदर amniotic fluid जो होता है फिटस के अंदर, जो डेवलपिंग फिटस के अंदर, वो हम क्या करते हैं लेते हैं और उनके सेल्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्योंकि जो सेक्स है चिल्ड्रेन का, सुनो, जो सेक्स मतलब जो जेंडर है चिल्ड्रेन का, बच्चा का, वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हमें पता चल जाता है जी। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हमें बच्चे का जो जेंडर होता है वो हमें पता चल जाता है जी। तो अम्नियोटिक फ्लूइड द्वारा क्या करता है, फिटल सेल्स को एनालिसिस करते हैं इसकी, और
क्या होता है, अमीनोसिंथेसिस, ये पूरा प्रोसेस कवर अप होता है जी, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर व्हाट, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखो अमीनोसिंथेसिस का मेन काम क्या होता है जी, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करना जी, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करना, ये इनका मेन काम होता है जी। गेटिंग इट गाइस? ओके, सच एज अ डाउन सिंड्रोम, हीमियोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस जी। ओके, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड and supported by the governmental and non-governmental agencies to find out the new method to improve upon the existing ones जी, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है जो इनको गवर्न कर रही है कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या चेंजेस नहीं लाने चाहिए जी। ओके, बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है, CDRI। ओके, जैसे कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रिसर्च करते हैं जी। ओके, कि कौन सी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स होगी जो फीमेल को हेल्प करेगा या मेल को बेनिफिशियल हेल्पफुल होगा जी, ठीक है। चलिए जी, better awareness about the sex related matter, increased number of medically assisted deliveries and better post anal care leading to decrease the maternal and infant mortality rates। अगर हम बात करेंगे, अगर मेडिकल फैसिलिटीज अगर बहुत ही टॉप क्लासेस का होगा तो जो बच्चे जो मर जाते हैं पैदा होने के बाद, वो नहीं होगा जी। होता है ना कि माँ भी कभी कभी क्या होती, गुजर जाती हैं। ओके, बिकॉज प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होता है, लैक ऑफ ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि मदर ऑल्सो डाइज। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया। ये नीट का एक सवाल है जी, ये नीट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इसका मेन रीज़न क्या है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होने का मेन रीज़न क्या है जी। इसका मेन रीज़न है कि इम्प्रूवमेंट इन द मेडिसिनल फैसिलिटीज। ओके, चलो जी, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, है ना। अगर आपको याद होगा तो अगर आप में से कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है ना, वो एड्स का होता है जी। अगर आप कभी गौर से अगर अपना केस पेपर देखोगे ना, तो HIV पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे पहला टेस्ट होता है ये। मतलब कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, कोई भी हो। हाँ जी, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज for all the sex related problems all indicate improved reproductive health of the societies जी। हाँ जी, अभी हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। होप गाइस कि अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा जी, हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है सोसाइटी को एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल ये कैसे हो रहा है जी, ठीक है। इन लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल जी। हाउएवर increased health facility along with a better living condition had an explosive impact on the growth of the population guys। सबसे important point है guys, सबसे important क्या है जी कि मेरे पास अब increased facilities की वजह से, अब better living condition की वजह से क्या हुआ है, population बढ़ गया है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन लाइक 2000 मिलियन इन 1900, जो कि अब सीधा 6 बिलियन हो गया है 2000 में, ठीक है। और 2011 में बस 7.2 बिलियन हो गया है। आप देख रहे हो कितना बड़ा जंप लिया है ये। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। आवर पॉपुलेशन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ओके, हाँ जी, एंड अब ये 1.2 बिलियन क्रॉस कर गया मई 2011 में। मतलब हर दूसरा इंसान जो है पूरे मतलब दुनिया में वो इंडियंस है। हाँ जी, अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। इसका रीजन सुनो क्या क्या है, इसका रीजन क्या क्या है। रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस जी, है ना जी। ये इनके मेन रीजन है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें पता होगा तो यंग जनरेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रू आवर reproductive child health care RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was
only okay, it was only marginal. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. Okay, जो कि 20/1000 पर ईयर. लाइक अगर हम बात करेंगे आरसीएच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है. हाँ जी, जिससे क्या हुआ है कि जो 2% से ज़्यादा कम हो गया है जी. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ओके, अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कोड इंक्रीज रैपिडली. अब ये भी बोला जा रहा है गाइस कि 2040 में आते आते जो हमारी जो पॉपुलेशन है गाइस वो कम से कम 5% से ज़्यादा जंप अप करने वाली है. जो करंट अभी जो डेटा बता रहा है जी. सच है ना, अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू दी एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग जी. हाँ जी, मतलब क्या होगा, अब जितने भी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फॉरेस्ट एरियाज को काटे जाएंगे, वहाँ पर लोग रहेंगे. अगर फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, बहुत लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे. इनडायरेक्टली वो ह्यूमन को ही क्या करेगा, अफेक्ट करेगा जी. हाँ जी, देयरफॉर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक अप द सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन. अभी ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं ना, 2 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो जेल में डाल दिया जाएगा. मतलब प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहा है जी. हाँ जी, the most important step to overcome this problem is to motivate the smaller families by using the various contraceptive methods जी. smaller families को हमें motivate करना चाहिए contraceptives देके कि contraceptives को use कैसे करना है जी. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा मीडियाज़ में या टीवीज़ में, अगर आपने एड्स देखे होंगे जी, जहाँ पर ये बोला जाता है कि हम दो हमारे दो. हाँ जी, V2 R2. Many couples, mostly the young, urban, working ones, have even adopted a one child norm. सुन लो जी, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, उन्होंने ये वन चाइल्ड नॉर्म इस चीज़ को अडॉप्ट किया है जी. हाँ जी, steadily raising up marriageable age of female to the 18 years and those of male of the 21 years जी. क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि पहले के समय क्या था कि भाई कम उम्र में लड़कियों की शादी हो गई. अब कम उम्र में क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट होती हैं लड़कियां तो जिससे कि प्रॉब्लम माँ को भी उतना नहीं होता और बच्चे को भी उतना, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उतना भी स्टेबल नहीं रहता है. तो क्या किया गया जी, 18 ईयर्स फीमेल के लिए किया गया, 21 ईयर मेल्स के लिए किया गया फॉर मैरिजेबल एज. Incentives given to the couples with the small families are the two of the other measures taken to tackle this problem. For example, अगर आपको पता होगा अभी जब भी लड़कियां होती है, बहुत से स्टेट्स में क्या होता है, जब भी लड़कियां होती है तो पैसे मिलते हैं, इंसेंटिव्स, जैसे कि कुछ बेनिफिट, जिससे कि ये ना हो. और अभी तो गवर्नमेंट ने और भी इसको इनिशिएट किया, जैसे कि राशन, खाना, पानी जो है वो सब दिया जाएगा अगर लड़की होती हैं तो. बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि सोसाइटीज़ में एक गलत इम्पैक्ट चले गया था. हाँ जी, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, कौन कौन से, आइए देखते हैं. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली. हाँ जी, सबसे पहली बात ये यूजर फ्रेंडली, कोई भी इसको यूज कर पाए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भैया काम ना करे, मैंने बोला ना मिसकंसेप्शन है जी. रिवर्सिबल होना चाहिए विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट जी. It should be no way interfere with the sexual drive, desire और sexual act of the users. मतलब क्या, वो sexual जो डिजायर है ये उसको अफेक्ट ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. जैसे कि एक है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओके, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिसे हम आईयूडीज कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का सहेली, ओके, इंजेक्टेबल्स, हाँ जी, जिनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड, ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं जी. ठीक है, तो ये बिकॉज ये चैप्टर को ना सिर्फ आपको ना एक बार अगर रीड करोगे ना तो आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी. ठीक है, आइए जी, ये सारे एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो कि मैंने भी आज आपको लिया है जी. ठीक है, अब अगले सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, अगले सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जैसे कि नेचुरल कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ओके, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं, ठीक है, सर्जिकल मेथड कौन कौन से हैं. फिर बाद में हम ये स्टडी करेंगे कि MTPs क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है जी. हाँ जी, ओके, हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए. सो ये पार्ट 2 में क्या होगा ना, पार्ट 2 में ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा गाइस.
ओके, होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया गाइस, अच्छे से एंजॉय किया रहेगा। और मैं ट्राई करूंगा बिकॉज अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं ना तो इससे क्या हो रहा है ना, हम प्रॉपर एक नॉलेज आप लोग को डिलीवर कर पा रहे हैं जी। हाँ जी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मार्क करवाया ना गाइस, ये आप लोग को एक बार मैं वापस रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है, फैमिली प्लानिंग 1951 में इनिशिएट किया गया जी, अभी RCH के अंडर में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हेल्दी क्या होता है जी, हेल्दी बींग्स कौन होते हैं, जो कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है, इनको हम लोग हेल्दी कहते हैं जी। ठीक है, और हमने क्या देखा जी, अमीनो सिंथेसिस जो होता है वो किसके लिए किया जाता है जी, यहाँ पर हम अमीनोटिक फ्लूइड को एनालाइज करते हैं जी। ओके ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए हम करते हैं जी। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है जी। फिर हमने आगे क्या पढ़ा जी, हाँ ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, CDRI का। CDRI लखनऊ में है, ओके ठीक है, जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डेवलप किया है, और ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में पॉपुलेशंस के आपको सारे रेट्स याद रखना, जैसे कि 2000 में 6 बिलियन थे। हाँ जी, ये सारे के सारे आपको डेटास एकदम क्लियरली होने चाहिए जी। ओके, आते अगली बार जब मैं आऊँगा तो सारे आपको एक बार रिवाइज में करवा दूंगा, सारे डेटाज एंड डेट्स आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, होप गाइज आप लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया रहेगा इस ऑसम सेशन को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशंस। हम मिलते हैं गाइज अगले सेशंस के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय जी।